डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यस सर। तो गुड मॉर्निंग तो सर। अगला हमारा हेडिंग है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। nवें सेकेंड में चली गई दूरी, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके हम लोग फार्मूले को प्राप्त करेंगे। तो पहले तो इसका मतलब समझना होगा कि इसका मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर वस्तु है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट त्वरित गति से ये आगे बढ़ रहा है, इसमें त्वरण है। त्वरण का मतलब हुआ कि इसका गति एक समान रूप से बढ़ रहा है और ये वस्तु इस तरह से जा रही है। आप देख रहे हैं, जा रही है। तो अगर देखा जाए समय, टाइम, तो अभी जब ये शुरू हुआ था इसका मोशन, उस समय 0 टाइम था। और अब क्या हो रहा है, अब टाइम तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ जब वस्तु पहुंची तो 1 सेकेंड हो गया, यहाँ पहुंची 2 सेकेंड हो गया, यहाँ पहुंची 3 सेकेंड हो गया, यहाँ पहुंची 4 सेकेंड, यहाँ पहुंची 5 सेकेंड कंप्लीट हुआ, ठीक ना। तो ये सेकेंड में है, आप याद रखें। तो ये वस्तु है जो त्वरित गति से आगे बढ़ रही है। तो प्रारंभ में 0 सेकेंड है, 1 सेकेंड यहाँ पर जब वस्तु आई तो 1 सेकेंड पूरा हो गया, यहाँ आई तो 2 सेकेंड पूरा हुआ, यहाँ 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ऐसे पूरा हुआ। अब यहाँ पर लिखा गया कि 9वें सेकेंड में चली गई दूरी। तो जैसे मान लीजिए ये 5 है ना, 5 यहाँ पर पूरा हुआ है, कंप्लीट। तो अगर आपसे कहा जाए कि 5वें सेकेंड में चली गई दूरी, ठीक है, शब्द पर ध्यान दीजिए। अगर हम कहें कि 5 सेकेंड में चली गई दूरी, तो इसका अर्थ हुआ यहां से लेकर यह दूरी, ये दूरी कहलाएगी 5 सेकेंड में चली गई दूरी। क्लियर। अब ये कहा जाए कि 5वें सेकेंड में चली गई दूरी, 5वें सेकेंड में, तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 सेकेंड में कितनी दूरी चली गई। और फिर हम निकालेंगे कि 4 सेकेंड में कितनी दूरी चली गई। S4 4 सेकेंड में कितनी दूरी चली गई, देख रहे हैं आप फिगर में स्पष्ट देखिए। यह जो दूरी है पूरे 5 सेकेंड तक चलते रहने पर यह दूरी है, 5 सेकेंड यहाँ पूरा हुआ है। और यह जो दूरी है कंप्लीट 4 सेकेंड पूरा होने पर यह दूरी प्राप्त हुई है, S4। अब यदि कहा जाए कि 5वें सेकेंड में चली गई दूरी क्या होगी, 5वें सेकेंड में चली गई दूरी क्या होगी, तो आपको क्या करना होगा, इस पूरे दूरी में से आपको 4 सेकेंड वाली दूरी को घटाना पड़ेगा, तो इतना दूरी प्राप्त हो जाएगा। तो यह जो दूरी होगी ये 5वें सेकेंड में चली गई दूरी कहलाएगी। तो ये बात आप समझ चुके होंगे। तो आइए यहां से एक न्यूमेरिकल के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कोई बॉडी है, मान लीजिए विरामावस्था से चलना शुरू करती है। फॉर्मूला हम जानते हैं, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। मान लीजिए वो विरामावस्था से चलना शुरू करती है बस, तो U क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे यहाँ पर कि 5 सेकेंड में कितनी दूरी तय की गई। तो S5, ये 5 से मतलब है 5 सेकेंड में तय की गई दूरी, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा, हाफ हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर कि एक्सीलरेशन 2 है, मैंने 2 एक्सीलरेशन है, ठीक। तो ए हम 2 मान लिए, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन। अब कितने समय में हम निकाल रहे हैं, 5 सेकेंड में निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड हमने लिया, तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 25 मीटर। तो इसका अर्थ हुआ कि 5 सेकेंड में वह वस्तु 25 मीटर दूरी तय करती है, ठीक। अब हम निकालेंगे कि 4 सेकेंड में वह वस्तु कितनी दूरी तय करेगी।
तो 4 सेकंड में निकालना चाहें हम तो हाफ तो रहेगा और ये भी 2 रहेगा, लेकिन यहाँ पर 5 सेकंड जो हमने लिया ये 4 सेकंड हो गया, तो ये 4 गुणे 4 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 16। तो यहाँ पर ये प्राप्त हो रहा है कि 5 सेकंड में वह बस तो 25 मीटर दूरी तय कर रही है, लेकिन 4 सेकंड में वही बस तो 16 मीटर दूरी तय कर रही है। तो 5 सेकंड में उसने दूरी तय किया 25 मीटर और 4 सेकंड में उसने दूरी तय किया 16 मीटर। तो 5वें सेकंड में उसने कितना दूरी तय किया? 5वें सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? आज 25 में से 16 को आप घटा देंगे तो ये हो जाएगा 5वें सेकंड में तय की गई दूरी। तो ये हमारा प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। लेकिन इसमें देखिए जैसे डबल लग रहा है कि क्वेश्चन हम कर रहे हैं, एक बार 5 रख करके हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर एक बार 4 रख करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि इसमें डबल टाइम लग रहा है। तो इसके लिए हम एक फार्मूला निकालेंगे ताकि एक कोशिश में ये जवाब निकल जाए कि 2वें सेकेंड में या nवें सेकेंड में बस द्वारा कितनी दूरी तय की गई। तो आइए ये पूरा आप इसका सिस्टम समझ चुके हैं। अब फार्मूला हम निकालने का प्रयास करें। nवें सेकेंड में तय की गई दूरी, तो हम मान लें nवें सेकेंड में तय की गई दूरी s n। इस s n का मतलब हुआ nवें सेकेंड में तय की गई दूरी। फटाफट एडमिट हो जाना चाहिए। देखिए 2 मिनट में एडमिट हो जाइए, इधर ध्यान मेरा नहीं रहता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो फार्मूला क्या होगा? n सेकेंड में तय की गई दूरी, तो यह है nवें सेकेंड में तय की गई दूरी हम निकाल रहे हैं s n में, या th लिख दीजिए n। तो nth का मतलब s nth का मतलब क्या हो गया? nवें सेकेंड में तय की गई दूरी। कैसे प्राप्त होगा? पूरा n सेकेंड में तय की गई दूरी निकालिए और फिर माइनस कीजिए। जैसे 25 में हमने 16 से 25 में से 16 हमने घटाया था, तो जो 25 था वह n सेकेंड में 5 सेकेंड में तय की गई दूरी थी, और इसमें से हमने घटाया था 4 सेकेंड में तय की गई दूरी। तो अगर ये 5 होगा तो इधर 4 होगा, अगर ये 6 है तो ये 7 होगा, अगर ये 12 है तो ये 11 होगा, मतलब एक कम होगा। तो ये हो गया s और n माइनस 1। देखिए अगर ये 5 है तो n में से 1 माइनस कर देंगे, ये 4 हो जाएगा। अगर ये 6 है तो 6 में से 1 माइनस कर देंगे, 5 हो जाएगा। इस तरह से तो इसका मतलब आप अच्छा से समझ लीजिए। इसका अर्थ हुआ nवें सेकेंड में तय की गई दूरी, इसका मतलब हुआ n सेकेंड में तय की गई दूरी, और इसका मतलब हुआ n माइनस 1 सेकेंड में तय की गई दूरी। आइए अब हम फार्मूला डालते हैं यहाँ पर। तो आपको ये समझना है कि t के समय पर जैसे हमने फार्मूला पढ़ा है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो यहाँ पर t के स्थान पर क्या हमने ले लिया है? n ले लिया है। ये 5 सेकंड हो सकता है, 4 सेकंड, जो कुछ भी हो, मतलब t के जगह पर हम n ले रहे हैं, अब जितना भी ये नंबर हो। तो इसी फार्मूले को हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे u हो गया, और यहाँ पर क्या होना चाहिए? समय, और समय के लिए हम क्या ले रहे हैं? n, तो ये हो जाएगा un। ठीक है, इसके लिए हम लिख रहे हैं sn की जगह पर हम लिख रहे हैं, तो un हो गया प्लस प्लस हाफ। ठीक है, हाफ रहेगा, a रहेगा, t की जगह पर हम क्या ले रहे हैं? n ले रहे हैं, तो n स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो हमने लिखा है un प्लस हाफ n स्क्वायर, ये sn के स्थान पर लिखा है। अब ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो गया, और फिर n माइनस 1 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? तो अब जो हमारा समय है t, ये हो गया है n माइनस 1, तो t के स्थान पर हम लिखने वाले हैं n माइनस 1। फार्मूला तो यही रहेगा। तो s n माइनस 1, इसका फार्मूला क्या होगा? u तो लिखेंगे, u, t के स्थान पर क्या लिखेंगे? n माइनस 1।
तो t के स्थान पर हम लिखेंगे n-1, ठीक है। तो n-1, ओके, un हो गया इसके जैसा। अब क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ ए, और t के स्थान पर क्या आ रहा है, n-1, तो यहां पर लिखेंगे n-1 और इसका स्क्वायर। तो ये हमने कहां पर लिखा है, देख लीजिए। तो यह जो है हमने n-1 के जगह पर लिखा है। तो इस तरह से यह लाइन पूरी हुई। अब हम अगले लाइन में चलते हैं। तो ये हो गया un, ओके, प्लस हाफ an स्क्वायर, ओके, माइनस, इसको बंद किया गया, चलिए इससे भी हम बंद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस, चलिए un-1 प्लस हाफ ए। आइए यहाँ पर हम देख रहे हैं n-1 इस होल स्क्वायर है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, ओके, माइनस 2n और प्लस 1 का स्क्वायर 1, ओके। आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे हम बढ़ेंगे तो ठीक है, ब्रैकेट को हम लोग तोड़ने का काम करेंगे। तो un प्लस हाफ एन स्क्वायर, ठीक है, इसको इस ब्रैकेट में डाल दिए, माइनस, चलिए इसको यहाँ पर अगर हम चाहें तो ब्रैकेट तोड़ के लिख सकते हैं un और माइनस u, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए है और ये 2n है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ए एन हो जाएगा, ए एन, ओके। यहाँ का और यहाँ का हमने गुणा किया है, तो ए एन होगा, ये तो कट जाएगा, माइनस एन, और फिर इसका इसी में हम गुणा कर देते हैं, तो क्या होगा, हाफ ए, केवल हाफ ए होगा, हाफ ए और प्लस 1 का हमने यहाँ पर गुणा किया है। सभी ब्रैकेट को हम यहाँ से हटा देंगे, तो ये हो गया un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस un प्लस u प्लस सॉरी, तो ये तो हो गया भाई माइनस un और ये हो गया प्लस u, ये माइनस हाफ एन स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा ए एन और ये माइनस हो जाएगा हाफ ए। आइए इसमें कुछ पद कैंसिल हो रहे होंगे, उनको कैंसिल कर दिया जाए। तो un प्लस माइनस के साथ है, कैंसिल हो गया, हाफ एन स्क्वायर यहाँ प्लस है और यहाँ पर हम देख रहे हैं हाफ एन स्क्वायर माइनस है, यह भी कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद जो कुछ भी बच रहा है उसको हम यहाँ पर लिख दें, तो u बचा हुआ है, आप देख रहे हैं माइनस u, सॉरी ये प्लस u बचा हुआ है यहाँ पर, ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, u बचा हुआ है, इसके बाद बचा ए एन, ओके, प्लस ए एन, यस, और माइनस हाफ ए यहाँ बचा हुआ है। 3 पद यहाँ पर इस वक्त आप देख रहे हैं बचे हुए हैं। अब ऊपर के लाइनों को हम मिटाएंगे और फिर हम ऊपर से शुरू करते हैं। इस तरह से इसको हम डिराइव करते हुए चले हैं और हम निकाल रहे हैं इस वक्त 1वें सेकेंड में चली गई दूरी। तो 1वें सेकेंड में चली गई दूरी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं एस एन टी एच, एन इज इक्वल टू, अब यहां आ जाइए, यहां आप u ले लीजिए और प्लस हाफ ए कॉमन लीजिए। इन दोनों पदों में हाफ ए हम कॉमन ले रहे हैं, तो हाफ ए कॉमन लेंगे तो ए एन में तो भाग देना पड़ेगा ना, मतलब a बटा 2 कहिए, a बटा 2 से भाग देना पड़ेगा, a बटा 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2 बटा a हो जाएगा, तो a कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2n हो जाएगा। तो पहला पद हमारा मिलेगा 2n, माइनस है, माइनस लिखेंगे और हाफ है में हाफ ए से डिवाइड करेंगे,
1 होगा। तो ये हमारा फार्मूला प्राप्त हुआ है। ओके, अब इस फार्मूले से हम चाहे तो डायरेक्ट 93 सेकेंड में चली गई दूरी निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन जो था उसमें हमने कहा था कि u इज इक्वल टू 0 है और एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो 5वें सेकेंड में चली गई दूरी हमने निकाला था तो वो आया था 9। देखिए यहाँ इससे अगर निकाले तो क्या 9 आता है, तो u इक्वल टू 0 था। ओके, हाफ, और a हमने 2 लिया था। अब आगे चलिए 2n 2 है और n क्या होगा 5 हमने ले लिया था उसमें क्वेश्चन में 5, और ये -1 हो गया। तो ये हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये हो गया 10, 2 बचे 10 और -1 कितना आ गया 9 मीटर आ गया। तो अब यहाँ दोनों जो प्रोसेस है कि जैसे पहले हम 5 सेकंड में चली गई दूरी निकालें, फिर 4 सेकंड में चली गई दूरी निकालें, फिर 5 सेकंड वाली दूरी में से आप 4 सेकंड वाली दूरी को घटा दें तो क्या प्राप्त हुआ था 9 मीटर प्राप्त हुआ था। अब उसमें डबल काम करना पड़ रहा है, लेकिन अगर इस फार्मूले को हम याद कर लेते हैं, बिल्कुल उसी के जैसा फार्मूला है SNU प्लस हाफ 2n-1। तो इस तरह से आप डायरेक्ट जितना जल्द हो सकता है उतना जल्द आप इस तरह से आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। और आपने देखा कि यहाँ पर डायरेक्ट हमें आंसर प्राप्त हो गया 9 मीटर। तो इस फार्मूले का ये सबसे बड़ा लाभ है, ये फार्मूला याद रखना चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और अब यहाँ से शुरू होगा ग्राफ। ग्राफ क्या है, कितने प्रकार के होते हैं ग्राफ, किस तरह से हम ग्राफ खींचते हैं। अब यहाँ हम लोग ग्राफ के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो पोजीशन टाइम ग्राफ की बात होगी। पहले पोजीशन टाइम ग्राफ की चर्चा हम करेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे हम बनाते हैं, इन सब चीज़ों पर अब चर्चा होगी, विशेष रूप से ग्राफ पर। तो आइए हम देखते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ, इसमें जैसे ग्राफ बहुत इंटरेस्टफुल होता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट गति कर रहा है तो वह किन किन समयों पर उसकी स्थिति क्या थी, इसको अगर हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करें तो एक ही बार में एक नज़र अगर उस पर डाली जाए तो फिर हमें पूरे उस गति के हर एक लक्षण का पता चल जाता है कि किस तरह की गति थी, क्या था। इसलिए ग्राफ पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो समय स्थिति ग्राफ सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है। तो स्थिति समय ग्राफ, इसको लिखिए स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ हम खींचते कैसे हैं, इसके बारे में पहले हम समझ लें। ग्राफ पेपर आपने देखा होगा, तो उसमें ग्राफ पेपर पर एक लाइन इस तरह से हम बनाते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है ऊर्ध्वाधर, ठीक है, इस तरह से, और एक इस तरह से लाइन हम देंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से हम खींच देते हैं ना, उस पर दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना ही चाहिए। इसका नाम देते हैं एक्स एक्सिस, एक्स डैश से इसको हमने डिनोट किया, और इसका नाम देते हैं वाई एक्सिस, वाई डैश से इसको डिनोट करते हैं। और यहाँ पर दोनों अक्षें जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, 0 मान लेंगे उसको, और इसको हम कहते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। जो भी दूरी होगी हम यहीं से माप करते हैं किसी भी दूरी का। और आइए थोड़ा एक एग्जांपल के द्वारा इसको हम समझने का कोशिश करें। हम बतला रहे हैं आपको कि स्थित समय ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ हम खींचते कैसे हैं। तो हमें हमारे पास कुछ डेटा भी होनी चाहिए एक्स एक्सिस के लिए और इसके लिए।
तो मान लीजिए v है और ये सॉरी ये s है मतलब स्थिति और ये t है टाइम। सपोज कीजिए कि जिस समय गति प्रारंभ किया गया उस समय समय शून्य था और स्थिति भी शून्य थी। अब यहां से 0 से यानी कि मूल बिंदु से हम कहें 0 से किसी वस्तु की गति प्रारंभ हो रही है, 1 सेकेंड के बाद क्या पोजीशन होता है। हमने देखा कि जब 1 सेकेंड हुआ तो जो वस्तु है वो 5 मीटर उसकी पोजीशन है, 5 मीटर डिस्टेंस पर। जब 2 सेकेंड हुआ तो 10 पर है, जब 3 सेकेंड हुआ तो 15 पर है। यहां से आपको एक आइडिया मिल रहा होगा कि हर 1 सेकेंड में वो गाड़ी वो वस्तु 5 मीटर दूरी तय कर रही है, यानी कि उसका जो गति है एक समान है। लेकिन इसको हम ग्राफ पर कैसे प्लॉट करेंगे? तो ग्राफ पर जब आप प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हम टाइम लेते हैं। ओके, तो ये तो 0 हो गया, 0 टाइम होगा और इसको बराबर बराबर भाग में बांट दिया जाता है। तो जिसे 1 सेकेंड 2 3 4 ये सब सेकेंड में हो गया, टाइम इन सेकेंड। और यहाँ पर जो स्थितियां हैं उसके लिए ये 0 स्थिति है, उसको वाई एक्सिस पर लेंगे, इसको भी बराबर बराबर हिस्सा में हम बांट देते हैं। वैसे ग्राफ पेपर पर ये सब बटा होता है ऑलरेडी पहले से। तो इसको हमने ले लिया 5 मीटर, ये हो गया 10 मीटर, ये हो गया 15 मीटर। मतलब यहाँ पर जो स्थिति है वो मीटर में है। अब अगर हम बात करें इस पोजीशन की 0 की, तो टाइम यहाँ पर 0 है और यहाँ पर स्थिति भी 0 है। अगर हम यहाँ पर बात करें 1 तो टाइम 1 सेकेंड और स्थिति क्या है 5 मीटर, तो हमारा यहाँ पर पॉइंट आएगा। उसी तरह से अगर बात करें 2:10 की, तो सेकेंड में 2 यहाँ पर है और ये 10 हो गया। ओके, अब यदि हम बात करते हैं 3 सेकेंड पर, तो 3 यहाँ है और 3 पर 15 हमको प्राप्त होता है, तो ये हो गया 15। ओके, ये 15 हो गया। अब यहाँ हम करते क्या है, जिसे आप देख रहे हैं कि 3 बिंदु बने हुए हैं, इन बिंदुओं को मिलाते हुए अगर हम एक लाइन खींचें तो लाइन किस तरह की प्राप्त होती है, वो लाइन इस तरह से प्राप्त हो जाती है। आप देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट, ये सीधी लाइन प्राप्त हुई है, सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जैसे गति इसका एक समान है तो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर गति एक समान नहीं होता तो ग्राफ किस तरह का प्राप्त होता, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए 1 सेकेंड का 5 है, यहाँ पर गए तो ठीक है 10 हो गया, यहाँ पर गए तो 18 हो गया, मतलब बढ़ता जा रहा है। तो अगर इस तरह से गति बढ़ रही हो ऑब्जेक्ट की, तो वो ग्राफ इस तरह से प्राप्त होता है, ऐसे प्राप्त होगा, गति बढ़ रही है। ठीक, अगर गति कम हो रही है तो ये ग्राफ ऐसे प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए कि गाड़ी चल रही है लेकिन रुक गई, अब चल ही नहीं रही है गाड़ी, बस तो बिल्कुल नहीं चल रही है, तब क्या होगा, जैसे 10 मीटर पर थी और बस चल नहीं रही है, तो इस तरह से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आती है। इस लाइन से हमें क्या पता चल रहा है कि टाइम तो बीत रहा है ना, 0 है, 1 सेकेंड हुआ, 2 सेकेंड हुआ, 3 सेकेंड हुआ, 4 सेकेंड हुआ, लेकिन गाड़ी का जो पोजीशन है, जो स्थिति है, उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी 10 मीटर पोजीशन में है, यहाँ भी 10 मीटर पोजीशन में है, तो इसके पोजीशन में तो कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही है, लेकिन टाइम तो बढ़ रहा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि वह वस्तु एक स्थान पर रुकी हुई है, भले ही समय चल रहा है लेकिन उसके पोजीशन में कोई अंतर नहीं आ रहा है। तो इस तरह का जो ग्राफ होता है वह एक्स एक्सिस के ये समांतर होता है। तो किस ग्राफ में स्थित समय ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त। इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं। अब आइए हम देखें स्थिति समय ग्राफ में ही भिन्न भिन्न नेचर के ग्राफ पाए जाते हैं, और उन ग्राफ को देख करके आप उसके बारे में, वस्तु के गति के बारे में आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से उसकी विवेचना कर सकते हैं। ये ग्राफ हम देखेंगे,
1 बाई 1। तो फर्स्ट, नंबर 1 फर्स्ट एक ग्राफ देखिए यहाँ पर, जैसे ये तो हो गया y हो गया भाई, इसको y एकदम समझ लीजिए, ये y हो गया, y एक्सिस, और ये x एक्सिस हो गया। और ग्राफ किस तरह से जा रहा है, बिल्कुल x एक्सिस के समांतर जा रहा है, पैरेलल। तो ये क्या बतला रहा है, ये बतला रहा है कि वस्तु गति नहीं कर रही है, बल्कि ये वस्तु रुकी हुई है। रनिंग टाइम आउट होने वाला है, ठीक है, फटाफट आप जुड़ जाइए और काम कीजिए। तो यहाँ पर लाइन ने क्या प्रदर्शन किया, थीटा यहाँ पर 0 है, भी 0 है। थीटा का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँ, जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और हमने देखा था कि एक लाइन इस तरह से प्राप्त हुई थी, तो यहाँ पर कुछ कोण तो बना था ना, थीटा। अब यहाँ देखिए, इस तरह से गाड़ी जा रही है, इसका कुछ अपना गति होगा, और चूंकि स्ट्रेट है तो उसकी गति एक समान है। लेकिन अगर यही ग्राफ इस तरह से आया होता तब क्या होता, यहाँ पर भी एक समान है, लेकिन ये गति कम है इसके तुलना में, यानी कि थीटा ज्यादा हुआ तो गति ज्यादा, थीटा कम हुआ तो गति कम, थीटा और कम कर दीजिए, गति और कम हो गई, गति और कम हो गई। बिल्कुल इसी के समांतर हो जाए, एक्स एक्सिस का समांतर होगा, तो यहाँ पर कोण कितना बनेगा, कोण तो 0 बनेगा। तो आप समझिए, एक्स एक्सिस के समांतर अगर ये रेखा जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर कोण क्या बनेगा, 0 अंश बनेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ग्राफ है वह ग्राफ एस स्थिति के लिए है और ये टाइम के लिए है। इसको शॉर्टकट में एस टी ग्राफ भी हम कहते हैं ना, एस टी ग्राफ, एस डिस्प्लेसमेंट के लिए है और टी टाइम के लिए, एस टी ग्राफ इसका नाम जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एस टी ग्राफ है, यह एस टी ग्राफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 0 एंगल बना रहा है। यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ पर गति क्या है, भी क्या है, भी 0 है। इस बात को आप याद रखेंगे। ये पहला पोजीशन था। अब आइए एक पोजीशन हम और देखते हैं। अगर ग्राफ इस तरह से प्राप्त हो, दूसरा पोजीशन आप देखिए यहाँ पर, जैसे ये हो गया y एक्सिस, ये है x एक्सिस, x और y एक्सिस, ओके। अगर ग्राफ ऐसे आ जाए ना, बिल्कुल चौंकाने वाली बात होगी, ग्राफ ऐसे आ जाए, आप देख रहे हैं यहाँ पर कोण कितना बन रहा है, x एक्सिस से ये कोण बन रहा है 90 कोण बन रहा है, ओके। तो इसके द्वारा हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप हमारे हाथ में स्केल देख रहे हैं, अगर एक ग्राफ ऐसे है तो एक्स एक्सिस के समांतर है, तो आपका जो स्पीड होगा वो 0 होगा, ओके। अब ये धीरे धीरे देखिए एंगल बढ़ रहा है, यानी कि उस वस्तु का स्पीड बढ़ रहा है और एकदम ऐसे हो जाए, हालांकि ये स्पीड प्राप्त नहीं हो सकता है वास्तव में, मतलब हम हो नहीं सकता, किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड बिल्कुल इस तरह से नहीं हो सकता, इन्फिनिटी नहीं हो सकता, लेकिन कल्पना हम कर सकते हैं। साइंस में वे घटना जो हो ही नहीं सकती, उसका भी हम लोग कल्पना कर लेते हैं। तो अगर ग्राफ इस तरह से प्राप्त हो तो इसका अर्थ हुआ कि उसकी जो वेलोसिटी है, उसका जो स्पीड है वह इन्फिनिटी है। हालांकि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड इन्फिनिटी तो हो नहीं सकता, लेकिन इस ग्राफ की हम एक कल्पना कर सकते हैं। तो यहाँ पर थीटा क्या हो गया, थीटा 90 डिग्री है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। देखिए ये किस तरह की घटना है, ये तो घटना ठीक है, गाड़ी रुकी रहती है, रोड पर रुकी हुई है, ये तो हो सकता है, लेकिन यह क्या है, ये कल्पना है। आइए आगे हम बढ़ते हैं कुछ और प्रकार के ग्राफ के तरफ। स्थित समय ग्राफ में ही हम ये सब प्रकार आपको बता रहे हैं। तो तीसरा प्रकार पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तीसरा प्रकार क्या हो सकता है, तो तीसरा प्रकार तो ऐसे बना दीजिए, वही एक समान गति के लिए, ओके। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे गया ना, स्ट्रेट एकदम सरल रेखा है, ठीक है। कोई कोण यहाँ पर होगा, कोई कोण हो सकता है,
लेकिन ये जो लाइन जा रही है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, और ये स्ट्रेट लाइन क्या बतला रही है कि जो एंगल है थीटा, चाहे यहाँ देखिए तो एंगल उतना ही है, यहाँ देखिए तो एंगल उतना ही है, यहाँ देखिए तो एंगल उतना ही है, हर जगह हर पॉइंट पर आप देखें तो एंगल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, एंगल ना तो बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। तो आप हमेशा याद रखिए कि एक्स एक्सिस से एसटी ग्राफ जो कोण बनाती है, अगर उस कोण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि उसके गति में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसकी गति एक समान है। क्योंकि यहीं से हम प्रवणता कहते हैं, ग्रेडियंट की बात चलती है, और प्रवणता आपने पढ़ा होगा ना, प्रवणता टाइम थीटा को हम प्रवणता कहते हैं, टाइम थीटा, इसको ग्रेडियंट कहते हैं, प्रवणता कहते हैं, प्रवणता इंग्लिश में ग्रेडियंट कहते हैं, ग्रेडियंट, इस पर विशेष ध्यान देना होगा। और अगर हम रेखागणित के द्वारा अगर हम सोचने का प्रयास करें तो फिर क्या होगा, आप इस तरह से लाइन खींचे हुए हैं तो इसमें होता है लंब बटे आधार, ओके, मतलब इसका जो एल्टीट्यूड होगा लंब बटे आधार, जैसे कहीं से इसी ए पॉइंट है ऐसे हमने खींच दिया, तो यहाँ पर जो एल्टीट्यूड इसका क्या होगा, ये है एल्टीट्यूड हो गया, ये बेस हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये है कोण, ठीक। यहाँ पर कोई वैल्यू हो सकता है, यहाँ भी कोई वैल्यू हो सकता है, तो यहाँ पर अगर आप प्रवणता निकालने की कोशिश करें तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, यहाँ पर जो भी वैल्यू हो यहाँ पर रख देंगे, यहाँ जो भी वैल्यू हो यहाँ रख देंगे, तो यहाँ पर एक वैल्यू प्राप्त हो जाती है tan थीटा की, जिसको हम प्रवणता कहते हैं। इसी को अगर हम रेखागणित की भाषा में बात करें, ज्योमेट्री की भाषा में बात करें तो उसी को स्लोप कहते हैं, ढाल, ओके, ढाल कहते हैं, स्लोप। तो देखिए एक ही चीज तो एक ही ये थीटा है, इस थीटा के साथ अगर हम, अच्छा अब एडमिट हो रहे हैं जब टाइम आउट का समय हुआ, देखिए ये एंगल है थीटा, ओके, इस थीटा के साथ अगर हम टाइम ले लेते हैं, टाइम थीटा कहते हैं, तो देखिए इसी को हम इसमें निर्देशांक गणित कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भाषा में इसको हम प्रवणता कहेंगे, tan थीटा को ग्रेडियंट कहेंगे इंग्लिश में। इसी को अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की भाषा में बात करें तो tan थीटा कहेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री की भाषा हो गई। इसी को अगर हम ज्योमेट्री की भाषा में बोलें तो इसी को हम ढाल कहेंगे या स्लोप कहेंगे। तो यहाँ से एक बात और निकल कर आई कि स्लोप जितना ही अधिक होगा वस्तु का स्पीड उतना ही अधिक होगा, स्लोप जितना ही कम होगा वस्तु का स्पीड उतना ही कम होगा। तो आइए स्लोप की अगर हम बात करते हैं कि कैसा होगा, तो स्लोप अधिक कहेंगे, कैसा होगा तो स्लोप को कम कहेंगे। तो किस तरह का ग्राफ होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे हाथ में एक स्केल है, अगर ग्राफ देखिए ये स्लोप है ना, ऐसे इस तरह से देखिए, अगर यहाँ पर आप कुछ रख दें तो बिल्कुल ये इस तरह से रोल करता हो यहाँ पर आ जाएगा, अगर ऐसे करें तो रोल और भी फास्ट होगा, इस तरह से करें तो रोल और भी फास्ट होगा, यानी कि स्लोप बढ़ रहा है। लेकिन अगर इसको बिल्कुल हम इस तरह से हॉरिजॉन्टल रख दें और यहाँ पर किसी चीज को रख दें तो रोल नहीं कर पाएगी, उसमें रोलिंग होगा ही नहीं। तो अगर रोलिंग नहीं हो रहा है तो स्लोप क्या है, जीरो है, और यदि रोलिंग हो रहा है तो स्लोप है। लेकिन रोलिंग अगर ज्यादा हो रहा है तो स्लोप ज्यादा हम कहेंगे। तो यहाँ इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम दो ग्राफ की तुलना करें, जैसे यहाँ पर दो ग्राफ है, आप देख रहे हैं ए है और बी है, अगर हम यहाँ पर आपसे बात ये करें कि आप बताइए कि स्लोप किसका अधिक है, ए का अधिक है या बी का अधिक है, तो आपका जवाब क्या होगा कि स्लोप तो भाई बी का अधिक है, ए का तो अधिक नहीं है, क्योंकि इसका एंगल ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा होगा। तो यहाँ आप समझ गए कि स्लोप या ढाल अगर अधिक होता है तो गति अधिक होती है, और ढाल अगर कम होता है तो गति कम होती है। यहाँ एक बात और हमें समझना होगा कि जैसे स्ट्रेट लाइन है, अगर एक्स वाई एक्सिस के बीच में अगर स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रहा है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन है, तो आप देखिए कहीं भी स्लोप एक समान है,
कहीं भी प्रवणता एक समान है, कहीं भी ग्रेडियंट एक समान है, कहीं भी tan थीटा का वैल्यू एक समान है, तो कहीं भी किसी भी पॉइंट पर गति भी एक समान होगी, क्योंकि यहाँ स्लोप बदल नहीं रहा है। इस पॉइंट पर आप देखें तो भाई स्लोप तो उतना ही है, इस पॉइंट पर देखेंगे स्लोप तो उतना ही है, इस पॉइंट पर देखेंगे स्लोप तो उतना ही है, इस पॉइंट पर देखेंगे स्लोप तो उतना ही है। यहाँ थीटा पर तो कोई अंतर पड़ता नहीं है, इसलिए गति एक समान है। तो आप यह समझ गए इस ग्राफ के द्वारा कि अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो गति को एक समान क्यों कहा जाता है। अब आइए हम समझते हैं कि गति जब एक समान नहीं होती है तब कैसा ग्राफ प्राप्त होता है। तो जैसे हमने मान लिया कि गति एक समान रूप से बढ़ रही है, ये भी हमने मान लिया, तो ग्राफ इस तरह से प्राप्त होता है। अब यहाँ पर बात करें इस पॉइंट पर कि ग्रेडियंट क्या है, तो देखिए एंगल तो यही मिलेगा, लेकिन इस पॉइंट पर एंगल देखिए, दोनों एंगल का आप तुलना कीजिए, कंपैरिजन कीजिए, स्पष्ट आप देख पा रहे होंगे कि ये एंगल ज्यादा है और ये एंगल कम है, यानी कि यहाँ पर इस पॉइंट पर एंगल ज्यादा हो जा रहा है, यानी कि ग्रेडियंट ज्यादा हो गया। अच्छा यहाँ पर चले तो यहाँ से स्पर्श रेखा हम खींचते हैं, इससे स्पर्श रेखा खींचकर ही पता लगाते हैं ना। अब यहाँ पर देखिए तो एंगल तो और भी बढ़ गया, यहाँ पर अगर हम चलते हैं तो यहाँ स्पर्श रेखा आप खींचिए, यहाँ देखिए एंगल और बढ़ा, यहाँ चले तो और भी एंगल ये बढ़ गया। तो इस ग्राफ के द्वारा हम आपको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ग्राफ इस तरह से वक्रीय हो गया था, कर्व्ड ग्राफ था ये। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एंगल भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, एंगल भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि इसका ग्रेडियंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ग्रेडियंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब ये कहें कि इसका स्लोप बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पर स्लोप तो बहुत कम है, यहाँ पर स्लोप थोड़ा बढ़ा, स्लोप और बढ़ा। तो यहाँ पर चाहे जिस भाषा में आप बात करें, ग्रेडियंट बढ़ रहा है, प्रवणता बढ़ रहा है ना, tan थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, ढाल बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, जिस भाषा में बात करें यहाँ पर ये बढ़ रहा है, तो इसका अर्थ हुआ कि वस्तु की गति एक समान नहीं है, बल्कि वस्तु एक त्वरित गति से आगे बढ़ रही है। अब आइए अब हम यहाँ पर यह देखने का प्रयास करेंगे। ओके, टाइम आउट हो चुका है, बस आज की पढ़ाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा हम एसएन सिंह लाइव क्लास में कर चुके हैं। यदि आप भी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 96 16 72 78 46 पर अपना नाम व क्लास सेंड करें। एसएन सिंह लाइव क्लास जूम ऐप पर चल रहा है। मेरा आईडी 5563633017 तथा पासवर्ड QWERTY @123 है। धन्यवाद।